कमांडो शेरवान मुस्कुराते हुए बोला, ये इतने ताकतवर बम हैं गुलाम मोहम्मद के, अगर इसे किसी 4 मंजिला इमारत की बुनियादों में रख दिया जाए तो बटन दबाने से धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग के परख चढ़ जाएं। गुलाम मोहम्मद ने बड़ी अक्लमंदी की बात कही थी, तो फिर ये बम आप लोगों ने पुल के ऊपर छुपा कर क्यों नहीं डाल दिए? कमांडो शेरवान ने जवाब दिया, सिर्फ पुल के ऊपर रख देने से इतने ताकतवर फौलादी पुल पर धमाका तो जरूर होगा, मगर पुल को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता जितना असलहे से भरे हुए ट्रकों के फटने से नुकसान पहुंच सकता है। ट्रकों के धमाकों के साथ फटने से पूरा पुल उड़ जाएगा। तुम्हें वहां ऐसा इंतजाम करना होगा कि हम दोनों में से किसी एक को इतना मौका मिल जाए कि एक एक कैप्सूल हम एक एक ट्रक में डालते चले जाएं। गुलाम मोहम्मद कहने लगा, इसका एक ही तरीका हो सकता है कि ट्रक ड्राइवरों और ट्रकों के साथ चलने वाले दूसरे भारतीय फौजियों को चाय पराठे तकसीम करने वाले लांगरियों के साथ तुम में से भी एक शामिल कर दिया जाए। मैंने पूछा, क्या ऐसा हो सकेगा? गुलाम मोहम्मद ने कहा, मैं कैंटीन के इंचार्ज सूबेदार हरिकृष्ण से कहकर तुम में से किसी एक को चाय पराठे फौजियों में बांटने की इजाजत दिला दूंगा। इस दौरान गुलाम मोहम्मद की बीवी भैंसों और गायों का दूध दोती रही। सूरज गुरूब होने तक दूध के 3 ड्रम दूध से भरे जा चुके थे। गुलाम मोहम्मद ने हमारी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम लोग बिल्कुल गुजर लग रहे हो। कमांडो शेरवान ने कहा, हम ऐसा ही हुलिया बनाना चाहते थे। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम गुजर नहीं हो। सूरज गुरूब होने के साथ ही 2 खच्चरों पर ड्रम लाद दिए गए। एक खच्चर पर कमांडो शेरवान को हमने दूध वाले ड्रम के पास बिठा दिया। दूसरे खच्चर पर 2 ड्रम लदे हुए थे। मैं और गुलाम मोहम्मद खच्चरों के आगे आगे पैदल ही चल पड़े। गुलाम मोहम्मद गवाले के घर से भारतीय फौजी कैंटीन ज्यादा दूर नहीं थी और रास्ता भी ज्यादा दुश्वार गुजार नहीं था। कोई आधे घंटे के बाद हम फौजी कैंटीन के बाहर खड़े खच्चरों पर से दूध के ड्रम उतार रहे थे। लंगर खाने में से एक डोगरा सूबेदार निकलकर हमारी तरफ आया। उसने गुलाम मोहम्मद के साथ हमें देखा तो उससे पूछा, गुलाम मोहम्मद, ये लोग कौन है? आज तुम्हारा भाई साथ क्यों नहीं आया? गुलाम मोहम्मद ने बड़े आजिजाना लहजे में कहा, सूबेदार साहब जी, मेरा भाई बीमार हो गया है। ये मेरी खाला के लड़के हैं, हिंदवाड़े में दूध बेचते हैं, हमसे मिलने आए हुए थे। मैंने कहा, आज ज्यादा काम है तो तुम मेरी मदद करो। मैं और कमांडो शेरवान बड़े मासूम से चेहरे बनाए खड़े थे। हमने डोगरा सूबेदार को बड़े अदब से सलाम किया और बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगे। सूबेदार ने गुलाम मोहम्मद से कहा, ठीक है, चलो दूध के ड्रम अंदर लंगर खाने में रखवाओ और यहीं रहना, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। गुलाम मोहम्मद कैनवॉय गुजरने की रात को लंगर खाने में ही रहता था और लंगर के डांगरियों के साथ कैनवॉय के सिपाहियों को चाय और पराठे तकसीम करने में उनकी मदद करता था। हमने ड्रम बारी बारी उठाकर लंगर खाने के अंदर एक तरफ रख दिए। लंगर खाने में तनूर गर्म था और एक आदमी तनूर पर बैठा छोटी छोटी रोटियां लगा रहा था। 3-4 चूल्हे थे। एक चूल्हे पर बड़ा सा काला देगचा रखा हुआ था जिसमें चाय पक रही थी। लंगर खाने में एक लकड़ी की मैली कुचैली सी लंबी मेज और लोहे की कुर्सियां पड़ी थी। इन पर कुछ फौजी बैठे चाय पी रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। गुलाम मोहम्मद ने आंखों से हमें इशारा किया। हम उसके साथ ही लंगर खाने से बाहर निकल आए और एक तरफ होकर जमीन पर बैठ गए। इतने में एक काले रंग का सिख फौजी आया। उसके साथ एक अर्दली भी था। मैंने उसके ओहदे की पट्टी देखी, उस पर 3 फूल बने हुए थे। ये कैप्टन था। लंगर के बाहर का बल्ब खूब रोशन था। गुलाम मोहम्मद ने और हमने भी उठकर सिख फौजी को सलूट किया। सिख फौजी रुक गया। गुलाम मोहम्मद से कहने लगा, गुलाम मोहम्मद, ये लोग कौन हैं? गुलाम मोहम्मद ने वही वजाहत पेश कर दी। सिख फौजी के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। उसने अपने अर्दली को ऑर्डर दिया, इन दोनों की तलाशी लो। अर्दली लंबे टक भरता हमारे पास आया और उसने हमारी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने मेरे फरन की जेबों को देखा, फिर हाथ लगा लगा कर मेरे सारे जिस्म को टटोला कि कहीं मैंने अपने जिस्म के साथ कोई पिस्तौल, रिवॉल्वर वगैरह तो नहीं बांधा हुआ। मेरी जेब में कुछ नहीं था। इसी तरह उसने कमांडो शेरवान की भी तलाशी ली। उसकी जेबों में से कुछ ना निकला। अर्दली ने सिख फौजी से कहा, सर कुछ नहीं है। सिख फौजी ने गुलाम मोहम्मद से कहा, इस बार तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। आगे से कैनवॉय वाले दिन अपने साथ सिर्फ अपने भाई को लाया करो। भाई ना आ सके तो किसी को सांस लाने की जरूरत नहीं, समझे? जी सर, समझ गया, गलती हो गई, अब ये गलती नहीं होगी सर। सिख फौजी अर्दली के साथ कैंटीन के अंदर चला गया। हमारे पास रिमोट कंट्रोल भी थे, कैप्सूल बमों वाला डिब्बा भी था। एक ऑटोमेटिक पिस्तौल कमांडर शेरवान के पास था। एक रिवॉल्वर और रिमोट कंट्रोल मेरे पास भी था, मगर हमारी जेबों में से इनमें से एक शय भी बरामद न हुई। इसकी वजह यह थी कि हमें तलाशी का पहले ही खदशा था। चुनांचे हमने फौजी लंगर के करीब आकर इन चीज़ों को एक दरख्त के नीचे झाड़ियों में छुपा दिया था। रात का अंधेरा हो जाने की वजह से ये चीज़ें वहाँ किसी को नजर नहीं आ सकती थीं। जब सिख फौजी अंदर कैंटीन में चला गया तो कमांडो शेरवान आहिस्ता से बोला, खुदा का शुक्र है कि ऐन वक्त पर हमने सारी चीज़ें झाड़ियों में छुपा दी थीं, वरना मारे गए थे। ये चीज़ें हमें झाड़ियों में आधी रात को उस वक्त उठानी थी जब मिलिट्री कैनवॉय ने वहाँ पहुँचना था और इनमें चाय वगैरह तकसीम होनी शुरू होनी थी। मैं और शेरवान वहीं ज़मीन पर लंगर खाने के बाहर बैठे रहे। गुलाम मोहम्मद गवाला अंदर लंगर खाने में डांगरियों का कामकाज में हाथ बटाता रहा। रात के 9 बजे गुलाम मोहम्मद अंदर से अपने और हमारे लिए भी 3-3 रोटियां और दाल से भरा हुआ ताम चीनी का प्याला लेकर आ गया।
हम जमीन पर ही बैठे बैठे खाने लगे। हम आपस में दबी जबान में बातें भी करते जा रहे थे। गुलाम मोहम्मद कहने लगा, ये सिख फौजी टैंक रेजिमेंट का है। पुल के दोनों सिरों पर जो टैंक खड़े होते हैं वो सिख फौजी इनका अफसर है। जरा सख्त मिजाज का है। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें वापस ना भेज दे। कमांडो शिरवान ने कहा, कन्वॉय ठीक कितने बजे यहाँ पहुंच जाता है? गुलाम मोहम्मद ने कहा, कभी रात को 12 बजे और कभी 12:30 बजे पहुंच जाता है। पिछली बुधवार को 11:30 बजे ही आ गया था। हम खामोशी से दाल रोटी खाते रहे। गुलाम मोहम्मद ने कहा, तुम्हें बड़ी एहतियात से सारा काम करना होगा। अगर किसी ने तुम्हें बम ट्रकों में रखते देख लिया तो समझ लो कि हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद तुम इसकी फिक्र न करो, ये काम इतनी राजदारी और सफाई से होगा कि भारतीय फौजियों को पता भी न चलेगा। हकीकत यह है कि गुलाम मोहम्मद भूला भाला सा कश्मीरी गुज्जर था और वो कुछ डरा हुआ था कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। कमांडो शिरवान ने भी उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम इत्मीनान रखो, हमारे काम का किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ये सब कुछ हो गया और ट्रक पुल पर जाते ही एक एक करके फटने लगे तो उसके बाद पुल तबाह हो जाएगा। कहीं बाद में भारतीय फौजियों को हम पर शक न पड़ जाए कि हमने ट्रकों में बम लगाए थे। कमांडो शिरवान ने जवाब दिया, हम पर या तुम पर शक पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको एक हादसा समझा जाएगा और यही तस्वुर किया जाएगा कि किसी ट्रक ड्राइवर या ट्रक के ऊपर पहरा देने वाले फौजी की गलती से ऐसा हुआ है, या किसी ट्रक के ज्यादा उछलने से ट्रक में रखे हुए किसी दस्ती बम का पिन निकल गया और बम के फटने से धमाका हुआ और इस बम ने सारे ट्रक को और उस ट्रक ने बाकी के एमुनिशन से लदे हुए ट्रकों को उड़ाना शुरू कर दिया। ये कुदरती बात है कि एमुनिशन का एक ट्रक फटता है तो उसके आगे वाला या पीछे जो ट्रक आ रहा है वो भी उस धमाके की वजह से फट सकता है। यूं एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया और सारे ट्रक उड़ गए। हम पर या तुम पर किसी तरह से भी शक नहीं पड़ेगा। गुलाम मोहम्मद खामोशी से रोटी खाता रहा। खाने के बाद हमने ताम चीनी के मग्गों में लंगर खाने की चाय भी पी। इस दौरान रात के 11 बज गई। कुछ फासले पर पुल के इस वाले सिरे पर रोशनी हो रही थी और पुल के पास ही एक बहुत बड़ा टैंक खड़ा था। उसकी गन की नाली बाहर को निकली हुई थी। 3-4 फौजी राइफलें लिए इधर उधर पहरा दे रहे थे। वो सिपाही पुल पर चलकर गश्त लगा रहे थे। इसी तरह मजीद 1 घंटा गुजर गया। रात के 12 बज गए और वहां कोई कैनवॉय न आया। किसी तरफ भी कोई ऐसे आसार नजर न आए कि पीछे से कोई कैनवॉय आ रहा है। गुलाम मोहम्मद लंगर खाने के अंदर ही था और बर्तन वगैरह साफ कर रहा था। 3 फौजी लांगरी भी उसके साथ बर्तन धो रहे थे। ये शीशे के गिलास और मग थे जिन्हें धोया जा रहा था और गिलासों और मग्गों में कैनवॉय के फौजियों में चाय वगैरह सप्लाई की जानी थी। हम लंगर खाने के बाहर जमीन पर उसी जगह बैठे हुए थे। कमांडो शिरवान कहने लगा, कहीं ऐसा न हो कि आज कैनवॉय ना आए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम अगली बार बुधवार को आ जाएंगे। सिख फौजी ने हमें देख ही लिया है। गुलाम मोहम्मद का भाई बुधवार को भी बीमार ही रहेगा और उसके साथ हम ही दूध लेकर आ जाएंगे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि पुल के सिरे पर जो फौजी था उनमें कुछ हलचल पैदा हुई। पुल के सिरे पर जो चेक पोस्ट थी, शायद उसके फौजी टेलीफोन पर पीछे कैनवॉय के आने की इत्तला मिल चुकी थी। एक फौजी लंबे लंबे डग भरताल लंगर खाने में आया। उसने लंगर खाने के बाहर से ही आवाज देकर कहा, लांस नायक, आत्माराम, तैयारी पकड़ लो, आधे घंटे में कैनवॉय पहुंच रहा है। ये सुनकर हमारी तसल्ली हो गई। अंदर से लांस नायक आत्माराम की आवाज आई, फिक्र नहीं हवालदार, सब ठीक है। लंगर खाने में से तले हुए पराठों की खुशबुएं आने लगीं। गुलाम मोहम्मद अंदर काम में लगा हुआ था। किसी वक्त वो बाहर आता तो हमारी तरफ भी एक नजर डाल लेता। हम जमीन पर टांगे फैलाए इसी तरह बैठे थे जैसे हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं। लंगर खाने के बाहर अंदर वाली लकड़ी की लंबी मेज निकाल कर लगा दी गई और उस पर ताम चीनी के मग और शीशे के गिलास रख दिए गए। गुलाम मोहम्मद ने 2 टोकरियां लाकर मेज पर रख दी। थोड़ी देर बाद पुल की तरफ से 2 फौजी मार्च करते हुए आए और लांस नायक आत्माराम को बुलाकर पूछा, चलो आत्माराम, सामान लेकर चलो, कैनवॉय पीछे हाल्ट हो गया है। ठीक है, फिक्र नहीं। दोनों टोकरों में चीनी के मग और गिलास डाल दिए गए। एक लांगरी अंदर से एक टोकरी उठाकर लाया। इस टोकरी में पराठे पड़े हुए थे। कमांडो शिरवान ने मुझे इशारा किया। मैं चुपके से अंधेरे में पीछे झाड़ियों की तरफ निकल गया। झाड़ियां करीब ही थीं। मैं झाड़ियों के पास इस तरह बैठ गया जैसे रफ़ाए हाजत के लिए बैठा हूँ। मैंने झाड़ियों में से दोनों रिमोट कंट्रोल, अपना रिवॉल्वर, कमांडो शिरवान का पिस्तौल और कैप्सूल बमों वाला छोटा डिब्बा उठाकर अपने लंबे कुर्ते की लंबी जेब में रखा और बड़े इत्मीनान के साथ इजार बंद बांधने की अताकारी करते हुए वापस कमांडो शिरवान के पास आकर बैठ गया। बैठते ही मैंने बड़ी एहतियात से कमांडो शिरवान का पिस्तौल उसको दे दिया। उसने पिस्तौल अपनी कुर्ते की जेब में डाल लिया। रिवॉल्वर और रिमोट कंट्रोल और कैप्सूल बमों वाला छोटा डिब्बा मैंने अपनी जेब में ही रहने दिया। गुलाम मोहम्मद अंदर से थाल में पराठे लाकर टोकरी में डालने लगा। प्रोग्राम के मुताबिक उसने हमें आवाज देकर कहा, तुम वहां क्या कर रहे हो? उठकर काम में हाथ बटाओ। चलो उठो। हम जल्दी से उठकर गुलाम मोहम्मद के पास आ गए और हमने एक एक टोकरी उठा ली। लांगरी लंगर खाने से चाय से भरी हुई 2 बड़ी बड़ी तामचीनी की चैनकें बाहर ले आया। गुलाम मोहम्मद, इसे पकड़ो और ले चलो। गुलाम मोहम्मद ने हमारी तरफ देखा। तुम दोनों ने एक एक टोकरी क्यों उठा रखी है? एक आदमी दोनों टोकरियां उठाकर ले जाए और दूसरा ये चैनक पकड़कर मेरे साथ चले। मैंने मग्गों और शीशे के गिलासों वाली दोनों टोकरियां उठा ली।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कमांडो शेरवान ने चाय की बड़ी केतली उठा ली। चलो वो डबल से चलो। कैनवॉय के जवान बैठे चाय पराठों का इंतजार कर रहे थे। गुलाम मोहम्मद और भारती लांगरी आगे आगे और मैं और कमांडो शेरवान उनके पीछे पीछे हो लिए। हम पुल की तरफ से पीछे जाती सड़क की तरफ चल रहे थे। वहां पहाड़ी टीले की दीवार थी। हम सड़क पर आ गए। सड़क पर कहीं कहीं ऊपर करके टीले पर खंबे लगे हुए थे जिन पर बिजली के बल्ब जल रहे थे। सड़क छोटी थी जैसे कि पहाड़ी इलाकों में हुआ करती है, मगर तारकोल की बनी हुई पुख्ता थी। हम सड़क के किनारे किनारे पहाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हमें कैनवॉय के ट्रक नजर आ गए। जहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। सड़क पर बिजली के अंडों वाले खंबे पीछे रह गए थे। मिलिट्री कैनवॉयों की ट्रकों की हेडलाइट्स बुझी हुई थी। ट्रकों के सामने फौजी दो दो तीन तीन की टोलियों में खड़े सिगरेट पी रहे थे और एक दूसरे से ऊंची ऊंची आवाजों में बातें कर रहे थे। 3-4 फौजी सड़क की दूसरी तरफ पत्थरों पर बैठे हुए थे। एक फौजी पत्थर से टेक लगाए नीम दराज था और सिगरेट पी रहा था। हमें देखकर इन फौजियों में से एक फौजी ने ऊंची आवाज में कहा, फॉल इन हो जाओ, राशन आ गया है। फौजी सड़क पर ट्रकों के सामने लालटेन लगाकर बैठ गए और हमने उनमें पराठे और चाय बांटनी शुरू कर दी। भारतीय लांगरी हर फौजी को एक एक पराठा देता। मैं और गुलाम मोहम्मद मग और खाली ग्लास उनके आगे रखते चले गए। फिर केतली से उनके मग और ग्लास भरने लगे। मैं चाय डालते हुए आखिरी ट्रक के करीब चला गया। मैंने कैनवॉय के ट्रक गिन लिए थे। ये कुल 11 ट्रक थे। हर ट्रक के आगे मशीन गन लगी हुई थी। उस वक्त किसी ट्रक पर कोई फौजी नहीं था। सब फौजी चाय पीने में लगे हुए थे और एक दूसरे से हंस हंस कर मजाक भी कर रहे थे। मैंने देखा कि भारतीय फौजी लांगरी जो हमारे साथ आया था वो भी फौजियों में शामिल हो गया और उनके पास बैठा चाय पी रहा था। गुलाम मोहम्मद और कमांडो शेरवान मुझसे 10 कदम के फासले पर कतार में बैठे चाय पीने वाले फौजियों के पास खड़े थे और जिस फौजी का चाय का ग्लास या मग खाली होता उसमें दोबारा चाय उंडेल देते। जहां मैं खड़ा था वहां हल्का हल्का अंधेरा था। मेरी चाय की जैनक खाली हो चुकी थी। मैं खिसक कर ट्रकों के पीछे जो पहाड़ी की दीवार और ट्रकों के दरमियान छोटी सी गली बनी हुई थी वहां आ गया। चाय की खाली चैनक मेरे हाथ में थी। ट्रकों पर तरपालें पड़ी हुई थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। किसी भी वक्त कोई फौजी इधर आ सकता था, मगर भारतीय फौजी सारे के सारे ट्रकों की दूसरी तरफ सड़क पर बैठे चाय पीने और पराठी खाने में मसरूफ थे। मैंने चैनक आखिरी ट्रक के अतब में नीचे रखी, जेब से प्लास्टिक का डिब्बा निकालकर खोला और उसमें से एक कैप्सूल बम निकालकर आखिरी ट्रक की तरपाल की एक दुर्ज में से ट्रक के अंदर डाल दिया। इसी तरह जल्दी जल्दी एक एक कैप्सूल बम निकालकर दूसरे ट्रकों के अंदर रखता आगे बढ़ता गया। छोटा सा कैप्सूल ट्रक में किसी भी जगह से अंदर डालना मुश्किल काम नहीं था। तरपाल की रस्सियों और उसके सुराखों में से बड़ी आसानी से कैप्सूल अंदर डाला जा सकता था। खतरा सिर्फ इस बात का था कि किसी तरफ से कोई फौजी अचानक आकर मुझे ऐसा करते देख न ले, मगर मुझे उसे खतरे से बेनियाज होकर यह काम करना था और मैंने 11 के 11 ट्रकों में 11 बमों के कैप्सूल डाल दिए थे। उसके साथ ही मैं तेज तेज कदम उठाता आखिरी ट्रक के पास आ गया जहां मैं चाय की खाली चैनक जमीन पर रखी हुई थी। ट्रकों के पीछे अंधेरा था जिसकी वजह से 2 ट्रकों के दरमियान जो थोड़ी सी खाली जगह थी वहां से मैं सड़क पर बैठे हुए फौजियों को देख सकता था। मैंने चाय की खाली चैनक उठाई और ट्रकों के पीछे से निकलकर सड़क पर आ गया। उस वक्त तक फौजी लोग चाय पी चुके थे और सिगरेट लगाए। अगले 3-4 ट्रकों के जवान ट्रकों के पास आकर टायरों को झुक कर देख रहे थे और उन पर पड़ी हुई रस्सियां खींच खींच कर देख रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बड़े ठीक वक्त पर बाहर निकल आया था मैं। गुलाम मोहम्मद और कमांडो शेरवान टोकरों में मग और ग्लास डालते हुए बार बार गर्दन मोड़कर आखिरी ट्रक की तरफ देख लेते। उन्होंने मुझे सड़क के अंधेरे में आखिरी ट्रक के पीछे से निकलते देखा तो यकीनन उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं खाली चैनक उठाए जल्दी जल्दी चलकर उनके पास आया। चैनक जमीन पर रखकर मैं भी खाली बर्तन एक टोकरी में डालने लगा। कमांडो शेरवान ने मुझसे पूछा, हो गया? मैंने आहिस्ता से कहा, ओके। एक टोकरी कमांडो शेरवान ने उठाई, एक टोकरी गुलाम मोहम्मद ने उठाई। मैंने दोनों खाली चैनकें हाथों में पकड़ी और वापस लंगर खाने की तरफ चल पड़े। भारतीय फौजी लांगरी अभी तक वहीं खड़ा एक सिख फौजी जवान से बातें कर रहा था। हम दोनों उसके करीब से गुजरे तो लांगरी ने गुलाम मोहम्मद से कहा, गुलाम मोहम्मद, चैनकों को धोकर रखना। गुलाम मोहम्मद ने फौरन जवाब दिया, अच्छा। लंगर खाने में आकर हमने बर्तनों को एक तरफ रख दिया। वहां 2 बावर्ची मौजूद थे जो चीजों को संभालने में लगे हुए थे। गुलाम मोहम्मद के साथ हम भी बर्तनों को धोने लग गए। थोड़ी देर के बाद हमें ट्रकों के इंजनों के स्टार्ट होने की और उन्हें साइट पर से निकालने की आवाज़ें आने लगी। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, अब हमें जाना होगा। गुलाम मोहम्मद ने आहिस्ता से कहा, मैं भी साथ जाऊंगा, पीछे नहीं रहूंगा। उसके पीछे रह जाने से मामला बिगड़ सकता था। उसे पूछा जा सकता था कि उसके 2 आदमी जो साथ आए थे वो कहाँ गायब हो गए हैं। कमांडो शेरवान ने गुलाम मोहम्मद से कहा, चलो तुम भी हमारे साथ चलो, बर्तनों को सिर्फ पानी से ही साफ करना था। हमने बर्तनों को एक तरफ लगा दिया और लंबे कुर्तों के दामन से हाथ पहुंचते लंगर खाने से बाहर आ गए। गुलाम मोहम्मद ने दूध के खाली ड्रम पहले ही बाहर रखे हुए थे। एक ड्रम उसने उठा लिया, 2 खच्चर पर रखे
और हम तीनों फौजी लंगर से वापस चल पड़े। उस वक्त दूर से फौजी कैनवॉय के पहले ट्रक की बत्तियां नजर आने लगी थीं। अब ये ट्रक पुल से 100-150 गज के फासले पर था। हम तेज तेज चल रहे थे और खच्चर को भी तेज तेज चला रहे थे।